चलो बच्चों, आज हम इंटरमीडिएट 12th में ठीक है एक्सरसाइज 9.1 के आगे के सवाल को देखेंगे। 19 नंबर तक बताया गया था आपको। 20 नंबर सवाल देखते हैं। ठीक है, सवाल नंबर 20 है। एक शंक्वाकार बर्तन में जिसकी गहराई 15 सेंटीमीटर है। देखो, एक शंक्वाकार बर्तन है। एक शंक्वाकार कितना क्या है बर्तन। तो ये देखिए, शंक्वाकार बर्तन है। ऐसे ऐसे शंकु आकार का एक बर्तन है जिसकी गहराई आपको कितनी दी गई है, 15 सेंटीमीटर। कितना दिया गया है, 15 सेंटीमीटर। गहराई 15 सेंटीमीटर है तथा त्रिज्या 5 सेंटीमीटर थी। ये रेडियस आपको दिया गया है कितनी, 5 सेंटीमीटर। ये टोटल यहाँ पे ठीक रेडियस 5 सेंटीमीटर है तथा पानी 0.1 घन सेंटीमीटर पर सेकंड। मतलब आपको दिया गया है आयतन में परिवर्तन। घन देखो दिया गया घन सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर क्यूब दिया गया ना, घन सेंटीमीटर। तो क्यूब जो क्यूब लगा हो तो इसका मतलब क्या है, आयतन दिया गया है। तो 0.1 सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। ठीक, ये दिया गया है आपको कि दर से आ रहा है। ज्ञात कीजिए पानी की गहराई 6 सेंटीमीटर है। मतलब h बराबर कितना है, 6 सेंटीमीटर है। तब पानी का तल किस दर से बढ़ रहा है। मतलब dh/dt आपको क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक, मान लिया किसी क्षण पानी का तल जो है वो यहाँ पे है, इस जगह पर ये है मान लिया। ऐसे इसको मिला दिया, ऐसे इसको मिला दिया। ठीक, किसी क्षण पानी यहाँ पे है और इसकी ऊंचाई कितनी है, h। इसकी ऊंचाई कितनी है, h, और रेडियस को मैंने मान लिया r। ठीक है, तो एक त्रिभुज ले लो o, यहाँ पे रखो o, यहाँ पे रख लो आप p, यहाँ पे रख लो q, यहाँ पे r और यहाँ पे s किनारे। ठीक, तो देखो आप ऐसा करिए कि इसमें आप एक ले लीजिए, सबसे पहले समरूप त्रिभुज ले लीजिए। ठीक है, समरूप त्रिभुज सवाल लगाने के लिए समरूप त्रिभुज, पहला छोटा वाला त्रिभुज OPQ व त्रिभुज बड़ा वाला ORS। तो देखो, छोटे त्रिभुज का लंब R और बड़े त्रिभुज का लंब, भाई कोण के सामने सदैव लंब होता है तो ये कोण ले लो। तो R बटे कितना हो जाएगा, 5, R बटे 5 बराबर। ठीक है, अब देखो आपका क्या हो जाएगा, देखो अब पहले छोटे त्रिभुज का आधार लिया था ना ऊपर। देखो छोटे त्रिभुज की त्रिज्या ली थी। छोटे त्रिभुज की देखो यहाँ पर छोटे शंकु का मतलब ये लिख सकते हैं, छोटे त्रिभुज का लंब और बटे बड़े त्रिभुज का लंब हो गया। तो छोटे त्रिभुज का आधार, तो छोटे त्रिभुज का आधार कितना माना, h, और बटे बड़े त्रिभुज का आधार, तो बड़े त्रिभुज का आधार कितना है, 15 है। ठीक, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि बचा क्या, आप देख सकते हैं कि r बराबर ये हो जाएगा 5×3=15 बचा। आर बराबर आ गया h/ कितना, 3, छोड़ दिया। ठीक, अब आपको शंकु में परिवर्तन होता है, आयतन में परिवर्तन दिया गया ना। तो शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन। शंकु का आयतन निकालना होगा तो b बराबर क्या निकालेंगे, b बराबर 1/3 πr² h। अब यहाँ पे जरा r की वैल्यू रख लो। किसकी वैल्यू रखेंगे, r की वैल्यू। तो r की वैल्यू रखेंगे तो b बराबर 1/3 पाई, r की वैल्यू है h/3, तो h²/9 × h। ठीक, ये हो जाएगा 1/27 पाई नीचे, और h³ कितना हो जाएगा, h³। ठीक, तो 1/27 पाई और h³ को लिख लेंगे आप क्या भाई, dv/, क्या कर लेंगे, dt कर लेंगे, dv/dt। और यहाँ पर देखेंगे तो d/dh ऑफ कितना, h³ और फिर आपको dh/dt से क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। तो इस तरीके से ये आ गया आपका h³ का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, 3h²/27 पाई और इंटू dh/ क्या हो गया, dt। ठीक, यहाँ के बाद इधर देख लो। ठीक, यहाँ पर देखेंगे तो ये आ जाएगा आपका dv/dt बराबर 3×9 = 27, क्या काट देंगे इसको, तो 3×9 = 27, तो h²/9 पाई, h²/9 पाई, और ये हो गया dh/dt। तो आप dh/dt आपको फाइंड करना है, dv/dt, तो ये हो जाएगा dh/dt इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई 9 पाई/h² और dv/dt वैल्यू रख लो सबकी, 9 पाई/h की वैल्यू 6, 6×6 = 36 गुणे dv/dt की वैल्यू 0.1 हल कर लेंगे, 9×4 = 36। ठीक है, पॉइंट हटाएंगे तो पाई बटे कितना आ जाएगा, 1/40 पाई, 1 बटे कितना आ जाएगा, 40 पाई। ठीक है भाई, 9/36
और ये पाई इधर देखो 9 पाई एच स्क्वायर। एक मिनट यहाँ पर देखते हैं 1/27 पाई नीचे है ना, ये पाई इंटू में है, ऊपर है बेटा, ये पाई यहाँ गलत लिख गया है, ये पाई यहाँ पे है ऊपर, ठीक है। तो ये पाई यहाँ नहीं आएगा, एक सेकेंड इसको हटा देते हैं, ये पाई यहाँ नहीं आएगा, पक्षांतर गलत हो गया है, ठीक है। देखो ये ऊपर पाई एक भी नहीं आएंगे, ठीक। देखो यहाँ से पढ़ते देखो, पाई ऊपर है ना, तो ये हो जाएगा पाई। अब ये पाई आएगा तो नीचे आप dv/dt 27 और पाई यहाँ पे ये वाला हटा देंगे, ये ऊपर लिखा जाएगा ना, ये भी हटा देते। अब यहाँ सही लिखा है, ये हो जाएगा एच स्क्वायर है 27 पाई, 27 पाई, ये हटा देते हैं। देखो इस वाले को फिर से कर लो, 1/27 और 1/27 और ये पाई ऊपर आ जाएगा आपका, और 3h स्क्वायर है ही है, तो ये हो जाएगा आपका नीचे क्या बचा आपका 27 27, तो 3 नवा 27, इसको कैंसिल कर दो, तो 3 नवा कितना हो गया 27। अब सही है, तो एच स्क्वायर ये पाई ऊपर हो जाएगा, ठीक। जब इसको पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा 9 ऊपर चला जाए, एच स्क्वायर पाई नीचे आ जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से ये हो गया आप 4 पाई, तो मतलब 0.1/4 पाई, पॉइंट हटाएंगे तो 40, मतलब क्या हो गया आपका 1/40 पाई सेंटीमीटर प्रति सेकंड। ये सवाल का आंसर 20 नंबर, ठीक। आगे सवाल देखो 21 नंबर। सवाल नंबर 21 पे देखते हैं। देखो एक पानी टंकी उल्टे लंबवृत्तीय शंकु आकार की है। एक पानी की टंकी है जो उल्टे लंबवृत्तीय शंकु आकार की है, ऐसे बनी है, ठीक। पानी की टंकी है, इस तरह कुछ बनी है। देखो उसकी अक्ष लंबवत तथा शीर्ष के नीचे है। एक अर्ध शीर्ष कोण tan इनवर्स 0.5, मतलब यहाँ से अगर हम इसको ऐसे मिलाते चले हैं, ऐसे डॉट डॉट खींचेंगे, ये कोण आपको थीटा, मतलब आपको दिया गया थीटा बराबर tan इनवर्स 0.5, तो इधर पक्षांतर कर देंगे तो tan थीटा बराबर 0.5, ये हटा देंगे तो बटे में आ जाएगा 10, 5 दूनी 10, मतलब tan थीटा बराबर 1/2, ये छोड़ देंगे आप। tan थीटा बराबर कितना आ गया 1/2, ठीक है। अब सवाल में क्या है, देखो इसमें 5 घन मीटर पर मिनट की दर से, मतलब आयतन में परिवर्तन दिया गया ना, तो क्या दिया गया dv/dt दिया गया 5 मीटर क्यूब पर मिनट, ये आपको दिया गया पर मिनट, ये आपको दिया गया, ठीक। मिनट से भरा जाता है। ज्ञात कीजिए कि जिस क्षण टंकी में पानी की गहराई 10 है, h बराबर कितना है 10 है, 10 मीटर है, उस क्षण पानी का स्तर किस दर से उड़ रहा है, मतलब आपको dh/dt ही क्या करना है, फाइंड करना है, dh/dt ही क्या करना है, फाइंड करना है। तो ज़रा ध्यान देना, ठीक। आप क्या कर सकते हैं, आप देखो tan थीटा बराबर आप क्या लिख सकते हैं, देखो अगर हम मान लो किसी क्षण पानी यहाँ पे है, पानी का तल जो है वो यहाँ पे है, ठीक। अगर इसको आप r कह लो, इसको क्या कह लो h, तो अगर tan थीटा निकालें, चूँकि tan थीटा बराबर लंब बटे क्या होता है आधार, लंब बटे आधार, तो इस हिसाब से tan थीटा इज इक्वल टू लंब आपके पास r/, क्या हो जाएगा h, और इसकी वैल्यू है 1/2 बराबर r/h। यहाँ से अगर आप देखें r बराबर h/2 आ गया, ठीक। अब चूंकि बस वही काम, शंकु का आयतन, शंकु आयतन क्या होता है v बराबर 1/3 पाई r स्क्वायर h, वैल्यू रख लिया यहाँ पर 1/3 पाई r स्क्वायर, r की वैल्यू कितनी है h/2, तो मतलब h स्क्वायर बटे 4 और इंटू h, तो 1/4 12 ऊपर पाई और h क्यूब, ठीक। अब इसको आप अवकलन कर लीजिए इसका, देखो ये हो जाएगा कितना आपके पास dv/dt, क्या लिखेंगे dv/dt इज इक्वल टू 1/12 पाई बाहर, और ये हो जाएगा h क्यूब का 3h स्क्वायर है ना, और इंटू dh/ कितना dt, आपको dh/dt ही चाहिए, dv/dt आपको दिया गया है कितना 5 दिया गया है, ये 5 हो जाएगा, और ये पाई बटे कितना हो जाएगा 12, और 3 यहाँ 3 पाई लिख लो, और h की वैल्यू आपको दी गई है, h की बराबर 10 मीटर, h बराबर कितना दिया गया 10 का स्क्वायर और इंटू dh/dt, ये दिया गया, कैंसिल कर लो। देखो 3 चौक 12 हैं, तो इस तरीके से ये हो जाएगा 4 पंचे 20, और बराबर में क्या हो जाएगा 4 पंचे 20, और ये हो जाएगा आपका 10 दहम्मा 100 पाई, ठीक है, और इंटू dh/ कितना dt, ठीक है।
कितना है आपके पास डी एच बाई डी टी। तो यहाँ से अगर देखें तो डी एच बाई डी टी इज इक्वल टू 20/100 पाई, 20×5 = 100, मतलब 1/, कितना 5 पाई, 1/, कितना 5 पाई। ठीक, अब देखो पाई की वैल्यू रख दो यहाँ पर, तो 1/5 गुणे 22/7, तो भिन्न को पलट देंगे। भिन्न को पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 7 ऊपर चला गया, 22×5 = 110, 22×5 = 110, 7/110 मीटर प्रति मिनट, ये इसका आंसर होगा। ठीक, आ जाओ सवाल नंबर 22 पे। चलिए सवाल नंबर 22, सवाल नंबर 22 में लिखा है एक कण एक सीधी रेखा में गतिमान है, t सेकंड बाद रेखा में दिए गए बिंदु उसकी दूरी s बराबर दिया गया आपको t/3 माइनस का t²/2, ठीक, माइनस का 60 और प्लस का 5, ये दिया गया आपको। ठीक, तब t सेकंड बाद रेखा में दिए गए बिंदु जिसकी दूरी में, ये देखो 5 सेकंड बाद कण का वेग ज्ञात करना है। जब कण का वेग 0 है तब उसका त्वरण क्या होगा। तो पहले आप देखो वेग के लिए क्या करते हैं, आपको पता है कि अगर दूरी दी गई है और वेग चाहिए तो एक बार अवकलन करते हैं और त्वरण चाहिए तो 2 बार अवकलन करते हैं। तो आप ये काम कर लीजिए, तो टी के सापेक्ष एक बार पहली बार अवकलन करो, टी के सापेक्ष अवकलन। ठीक, ये हो जाएगा आपका डी एस बाई कितना डी टी, इधर डी एस बाई डी टी, तो 1/3 बाहर हो गया और डी बाई डी टी ऑफ कितना हो जाएगा t³ माइनस 1/2 डी बाई डी टी ऑफ कितना t² और प्लस का 6, प्लस नहीं माइनस ही है, शायद माइनस है, यहाँ पे माइनस ही है, माइनस है। ठीक, तो माइनस का 6 और डी बाई डी टी ऑफ कितना t, और जब डी बाई डी टी आप t करेंगे तो अब 5 का 0 हो जाएगा, खत्म काम। तो बचा क्या 1/3 3t² है, माइनस का 1/2 2t और माइनस का 6 बचा, ये 1 हो गया और बाकी 5 वाला 0 हो ही गया था। 3 से 3 2 से 2, मतलब बचा क्या t² माइनस का 2t माइनस का 6, ये पहला पार्ट हो गया। जब पुनः t के सापेक्ष, ये आपका ds बाई डी टी हुआ, क्या हुआ ds बाई डी टी, और इसी को कहते हैं वेलोसिटी, इसी को क्या कहते हैं वेग। पुनः t के सापेक्ष अवकलन, दोबारा अवकलन करेंगे तो देखो आप d2s/dt2 कर लेंगे, 2 बार अवकलन करेंगे तो इसका t² का अवकलन कितना 2t और माइनस 2 केवल, माइनस का देखो t² का 2t और माइनस का 2 और 6 का 0 हो जाएगा, खत्म काम। इसी को आप एक्सेलरेशन भी कहते हैं। दूरी को जब एक बार अवकलन करते हैं तो वेग, 2 बार अवकलन करते हैं तो एक्सेलरेशन मिलता है। ठीक है, ये सभी को बताया गया। अब देखो पहले फर्स्ट नंबर कहा गया t बराबर 5 सेकंड पर, t बराबर किस पर 5 सेकंड पर। ठीक है, वेग आपको ज्ञात करना है, तो v बराबर देखो 5 सेकंड कितना दिया गया आपको, दिया गया v बराबर t² माइनस कितना 2t और माइनस का 6 दिया गया है, तो 5 रखो यहाँ पर, तो 5 के स्क्वायर माइनस 2 × 5 माइनस का 6, मतलब 25 और माइनस 5 दूनी से 16, तो माइनस का 16, मतलब 9 मीटर प्रति सेकंड, ये आपका पहला आंसर होगा। ठीक है, 9 मीटर पर सेकंड। 1 मिनट, t² माइनस t² माइनस 2t नहीं बेटा t होगा शायद, यहाँ पे 2 से 2 तो कैंसिल हो गया था ना, तो ये 2 t बचा, यहाँ पे t बचा है ना, तो यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा 1, हाँ ये गलत हो गया था, तो यहाँ 2 हट जाएगा, ये सब जितना है ये हट जाएगा, ये नहीं रहेगा। ठीक, अवकलन गलत हो गया था, ये 2 कैंसिल हो चुका है ना, अवकलन नहीं गलत तो 2 कैंसिल नहीं किया था, तो 2t हो गया, तो यहाँ पर 2 नहीं रहेगा, ये वाला 2 नहीं रहेगा, जब देख लो ये 2 नहीं रहेगा, तो बचा कितना 25 में से ये बचा आपका 11, क्या बचा ये 6 5 11 हो गया, तो 25 में से 11 गया, कितना बचा 14, कितना बचा 14 मीटर पर सेकंड, तो पहला आंसर हो गया। सेकंड नंबर कहता है व्हेन v = 0, तो v की वैल्यू क्या निकाली, देखो वेलोसिटी कितनी है t² माइनस t माइनस का 6 बराबर कितना 0, इसको ऊपर खींच दें, तो देखो अब इसको फैक्टर कर लो, तो होगा t² और माइनस का 3 दूनी 6, तो 3t और प्लस का 2t माइनस का 6 बराबर 0, t कॉमन हुआ तो t माइनस 3 बचा, और प्लस का 2 कॉमन हुआ t माइनस 3 बचा बराबर 0। अब देखो एक गुणनखंड बना t + 2, एक बचा t माइनस 3 बराबर 0, तो एक मिला t बराबर 3 जो कि मान्य है, और t बराबर -2 मिला, ठीक है, जो अमान्य है, समय ऋणात्मक नहीं होता, क्या है अमान्य।
तो t बराबर 3 पर त्वरण त्वरण ज्ञात करना t बराबर 3 पर। तो वेलोसिटी देखो, त्वरण आपने क्या निकाला, डी टू बाई मतलब जो एक्सेलरेशन निकाला है, दो बार जो अवकलन के a बराबर क्या निकाला है ऊपर देख लेते हैं। ये देखो एक्सेलरेशन लिखा 2t-1 लिखा है ना, d2 s dt2 तो 2t-1, तो इसको लगा लो 2t-1 यहाँ पे, तो हो जाएगा 2 और t-1, t की वैल्यू कितनी निकाली आपने 3, तो 2 गुणे 3 माइनस 1 मतलब 6 माइनस 1 मतलब 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये इसका एक्सेलरेशन होगा 22 नंबर का। क्लियर है। 22 के बाद 23 नंबर सवाल, चलिए देखें 23 सवाल नंबर 23 दिया गया है, एक कण वक्र y बराबर कितना दिया है 2/3 और फिर कितना है x³ + 1 ये दिया गया आपको, ठीक, के अनुसार गतिमान है। वक्र पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जहां पर y के निर्देशांक, देखो सवाल में क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार सवाल को पढ़ें, y के निर्देशांक में परिवर्तन की दर मतलब dy/dt, यही तो कह रहा है y के निर्देशांक में परिवर्तन की दर मतलब समय के सापेक्ष dy/dt इज इक्वल टू होगा आपका x निर्देशांक में परिवर्तन के 2 गुने के बराबर, तो 2dx/dt ये आपको दिया गया है, बात समझ में, ठीक। तो अब यहाँ पे अवकलन कर दो जरा समीकरण नंबर 1 का x के सापेक्ष अवकलन, समीकरण नंबर 1 का x के सापेक्ष अवकलन। देखो आप y का करते हैं तो dy बाई, भाई ये आपको प्रश्नानुसार दिया गया, कहा गया y में y निर्देशांक में जो परिवर्तन की दर है वो x निर्देशांक में परिवर्तन की दर की कितनी गुनी है, 2 गुनी, तो ये आपको प्रश्नानुसार दिया गया है। तो समीकरण नंबर 1 का अवकलन करो जरा t के सापेक्ष, तो dy बाई dt हो गया, ठीक है, dy बाई dt, और ये हो जाएगा 2/3 नहीं t के सापेक्ष करना, तो ये हो जाएगा कितना 2/3 कांस्टेंट, और ये तो आपका डी बाई डी एक्स ऑफ कितना होगा x³ होगा, लेकिन करना किसके सापेक्ष है, t के सापेक्ष, तो dx/dt हो गया, और प्लस ये तो कांस्टेंट है तो इसका हो गया 0, तो इस हिसाब से बचा क्या 2/3 और 3 बगल में आ गया x² इंटू dx/ कितना dt, तो 3 से 3 क्या होगा कैंसिल, मतलब 2x² इंटू dx/ कितना dt, यहाँ dy/dt की वैल्यू को 2dx/ कितना है dt रख लो यहाँ पर, ये मान रखने पर, ठीक, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यहाँ से मान उठा के यहाँ पे रखा गया है, ठीक है। तो अब इस तरीके से 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, और एक dx/dt से dx/dt मतलब x² बराबर +1 बचा, तो x बराबर प्लस माइनस क्या बचा 1, ठीक है। अब देखो x बराबर 1 पर, x बराबर 1 पर समीकरण नंबर 1 से रखेंगे तो y बराबर 2/3 और क्या हो जाएगा 1 रखना, तो गुणे में 1 का क्यूब और प्लस का 1, मतलब 3 1 कम 3, 3 1 कम 3 2 5/3, एक निर्देशांक आ जाएगा आपका 1, 5/3, एक आंसर ये होगा। दूसरा x बराबर किस पर निकालेंगे -1 पर, तो रख लो भाई y बराबर 2 गुणे 2/3 और -1 की पावर में कितना 3 और प्लस का 1, इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा आपका कितना बोलो, ये हो जाएगा -2/3 और प्लस का 1, मतलब हल करेंगे 3 1 कम 3 में से 2 1/3, तो निर्देशांक क्या मिला, निर्देशांक आपको मिला 1 -1 1/3, दो निर्देशांक आएंगे इसके आंसर, ठीक है। तो होगा आपका कौन सा नंबर 23 नंबर, ठीक। 23 के बाद केवल एक सवाल बचा है आपका 23 के बाद एक सवाल है 24 नंबर, चलिए देखिए 24 नंबर सवाल है, किसी वस्तु में Cx बराबर कॉस्ट प्राइस दी गई है आपको, Cx बराबर 0.007 और कितना x³ माइनस में दूसरा दिया गया आपको 0.003x² और प्लस का 15x दिया गया और प्लस का यहाँ पर दिया गया 4000, इतनी चीज़ें दी गई हैं, ठीक। तो जरा देखो आपको पूछा गया सीमांत लागत x बराबर 17 पर सीमांत लागत ज्ञात कीजिए, x बराबर 17 पर है ना, तो देखो इसका फार्मूला मैंने आपको पढ़ाया था कि dcx निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा dcx/dx, ठीक। तो देखो ये 0.07 और d/dx ऑफ कितना हो जाएगा x³ माइनस 0.003 और d/dx ऑफ कितना x², ठीक। इसे लिख लेते हैं इसको, देखो ये x³ है ना,
और ये हो जाएगा 0.007 टी डी एक्स ऑफ कितना हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका, ठीक, एक्स स्क्वायर और प्लस 15 बाहर और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स और प्लस का 400 का तो जीरो हो जाएगा कांस्टेंट, मतलब बचा क्या 0.007 और 3 बगल में तो गुणे में 3 एक्स स्क्वायर, ठीक, माइनस का 0.007, ठीक है, 3 है बेटा 0.003, यहाँ पे 3 और एक्स स्क्वायर बगल में तो इंटू कितना हो जाएगा 2x और प्लस का 15 x का 1। इन सब को सॉल्व कर लीजिए, वैल्यू रख के x बराबर किस पर निकालना है 17 पर, x बराबर किस पर निकालना है 17 पर, तो x बराबर 17 पर वैल्यू रख लो सब यहाँ पर 0.007 गुणे 3 और गुणे 17 का स्क्वायर, गुणे 3 गुणे 17 का स्क्वायर माइनस का 0.003 गुणे 2 गुणे, ठीक है 17 एक्स और प्लस का 15, ये सब हल कर लीजिए आप तो ये आ जाएगा, टोटल सॉल्व करेंगे तो आंसर मिलेगा आपको 20.967 रुपये, आंसर टोटल हल कर लीजिएगा यही आएगा, ठीक। ऐसे आप एक आखिरी सवाल इस लेसन का शुरू होगा 25 नंबर। देखो 25 में कह रहा है किसी उत्पादन की एक्स इकाई बेचने के लिए संपूर्ण प्राप्त आय रेवेन्यू आर एक्स बराबर दिया गया आपको 13x स्क्वायर प्लस 26x और प्लस का 15, ये दिया गया रेवेन्यू, ठीक है। दी गई x बराबर 7 पर सीमांत आय का मान ज्ञात कीजिए, तो सीमांत आय के लिए वही सेम फार्मूला डी आर एक्स बटे डी एक्स, ठीक है, आर एक्स का एक्स कलन, तो 13 दूना 26x डायरेक्ट कर लो, 13 दूना 26x और प्लस का 26x का 1 15 का 0, क्लियर है, तो 26 कॉमन कर लो, ब्रैकेट में बचा कितना x प्लस 1, ठीक। अब आपको x बराबर किस पर ज्ञात करना है 7 पर, x बराबर किस पर 7 पर, तो वैल्यू रख लो dr7 अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 26 7 प्लस कितना 1, मतलब 26 और गुणे 8, 8 छंग 48 के 8 हंसने 4 8 दूनी 16 4 20 208 रुपये इतने की आय उसको हुई, ठीक। तो इस तरीके से ये लेसन हो गया ख़त्म। अब आपको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन पढ़ना है, ठीक है, मतलब वर्धमान और ह्रासमान पढ़ाया जाएगा जो कि अगले लेक्चर में पढ़ाया जाएगा। ओके।